नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला अबाउट केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आईआईटी एग्जाम। जब मैंने पुरानी वीडियोस बनाई बहुत सारी आपकी रिगार्डिंग द टॉपिक वाइज डिस्कशन जो मैंने सेल बायोलॉजी पे की थी और इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया था मैंने बायोकेमिस्ट्री के ऊपर और माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। तो दोस्तों अब वैसे ही बच्चों ने डिमांड करी है कि मुझे वीडियो चाहिए थी केमिस्ट्री के भी ऊपर, मैथ्स के भी ऊपर। तो पिछले साल वाली पुरानी हो गई है, तो थोड़ी सी और मॉडिफाइड वर्जन में लेकर के आया हूँ यहाँ पे। अब आप लोगों को ध्यान क्या क्या देना है वो बात याद रखिएगा। जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसको आप अपने उससे मैच करके चलिएगा जो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको एक बार इससे मैच कर लीजिएगा कि क्या आपकी प्रिपरेशन इस चीज़ों में हो चुकी है या नहीं। तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द आईआईटी एग्जाम 2024। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग आते हैं सबसे पहली टॉपिक जिसमें है दोस्तों पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से सवाल बना है और कॉन्स्टेंटली तो नहीं बना है, लेकिन ईयर वाइज गैप पे आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से सवाल देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर आपका जो कुछ अपवाद होते हैं जो बहुत आप देखेंगे तो उसमें आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, तो उससे सवाल बने हुए हैं। ठीक है, तो इससे कुछ कुछ सवाल आ जाते हैं, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पढ़ जरूर लीजिएगा। होता क्या है कि कभी कभी जिस चीज़ को हम लोग आसान समझ के छोड़ देते हैं वही हम लोगों के लिए टफ नज़र आती है एक समय पे, जब हम लोग उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो ये तो बात हो गई पेरियोडिसिटी के बारे में। अब हो गया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये रेगुलर बेसिस पे से सवाल आता है दोस्तों। अगर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की मैं बात करूं तो एक तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, ठीक है, एक तो डायरेक्टली इससे मिल जाता है, एक इसका मॉडिफाइड वर्जन से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे लैम्डा बराबर एच अपॉन में रूट ओवर में 2 MEV, आप ये एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं दोस्तों। देखिए केमिस्ट्री में मोस्ट प्रोबेबली NAT ही फंसा सकता है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे तो भाई मैथ्स तो जानी ही जाती है कि उसमें आपको न्यूमेरिकल करना है, और फिजिक्स तो जानी ही जाती है कि उसमें आपको न्यूमेरिकल करना है, बट केमिस्ट्री में ये वाली टारगेट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपको डी ब्रॉगली में से ऐसे मॉडिफाइड वर्जन्स देखने को मिलेंगे। अब लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी पे तो बहुत ही कम सवाल आते हैं, लेकिन उसके मॉडिफाइड वर्जन्स पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा अबाउट थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स का तो डायरेक्ट रिलेशन जो है दोस्तों बायोकेम से भी है। बायोकेम में भी इंपॉर्टेंट है। जब मैं बायोकेम की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। थर्मोडाइनमिक्स तो इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो बायोकेम का एक पूरा एक सेक्शन ही आप गड़बड़ कर देंगे, जिसको हम लोग बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। डेल्टा जी के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, डेल्टा जी, निगेटिव स्पॉन्टेनिटी, और डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, इस पर बहुत अच्छा सवाल बनता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस पे सवाल बहुत सारे आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप, थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा न्यूमेरिकल हो जाता है। हालांकि ये कहना भी गलत है, कभी कभी थियोरेटिकल पोर्शंस भी ये लोग उठा देते हैं इससे, बट जो थियोरेटिकल पोर्शन आपको देखने को मिलेगा वो उस वाले थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही होगी जो आपको बायोकेम में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स हो गया, या फिर आपकी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, मैं ज़रा सा पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स एक तो दो है दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएगा आपको, और एक तो केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा तो है ही है। तो बायोकेमिस्ट्री की जो मैं बात कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स की, तो इसका डायरेक्ट इस्तेमाल पड़ जाता है दोस्तों एंजाइम काइनेटिक्स पे। ठीक है, तो एंजाइम की जो काइनेटिक्स है ना, उसको समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आपने शायद ये वाला ग्राफ देखा होगा माइकल मेंटन इक्वेशन वाला, मैं बस आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, माइकल मेंटन इक्वेशन का जो ये ग्राफ होता था, तो आपको ये पता करना होता था कि इसमें कौन सा जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आके कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, बीच में मिक्सड ऑर्डर रिएक्शन होता था। तो अगर मैं कभी डिटेल में क्लास लूँगा तो इसके बारे में समझाऊंगा, बट आपको ये पता होना चाहिए। माइकल मेंटन इक्वेशन हो गया, एडी हॉफसी प्लॉट हो गया, ये सब आपको प्लॉट और ग्राफ्स ये सब आनी चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। राइट, अब हम लोग बात करते हैं पीएच एंड बफर। अगर आप देखिए तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, पीएच एंड बफर हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, तो ये डायरेक्टली लिंक होता है आप लोगों के बायोकेमिस्ट्री से। ठीक है दोस्तों, तो पीएच एंड बफर पे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ जाते हैं। अब इसमें आपको लॉग और एंटी लॉग को यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे सवाल बनता है। लॉग और एंटी लॉग पे डायरेक्टली सवाल उठा करके दे देते हैं ये लोग, बस वैल्यू पुट ऑफ करनी रहती है, बस आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हेंडरसन हेसलबाल्च इक्वेशन जो होता है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी सवाल बन जाते हैं बहुत अच्छे खासे।
कुछ नहीं होता है, बस वैल्यू रखनी होती है, आंसर आ जाता है। बस ये देखिएगा कितने सिग्निफिकेंट आंसर, सिग्निफिकेंट फिगर में पूछ रहा है वो आंसर, ठीक है, उतने में भरिएगा। अक्सर होता क्या है कि आपका आंसर सही आया बट आपने पॉइंट इधर उधर लगा दिया, तो उसके चलते वो नंबर या तो काउंट नहीं होता है या तो फिर कट जाता है, ठीक है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एक बात अच्छी है न्यूमेरिकल आंसर टाइप की दोस्तों, कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, बट उतना ही बड़ा ड्रॉबैक भी है, 2 मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी आपका बायोकेमिस्ट्री का ही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस पे आपको लेविस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में होना चाहिए। ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट, मैंने, अगर आपको इस पे वीडियो देखनी है तो इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। आप लोग जो बोलते हैं ना वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं, वीडियोस बहुत सारी बनाई गई हैं मेरे दोस्त, जा करके एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करो, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अब आप लोग देख नहीं रहे हो तो वो बात अलग है। अब सिस्टमेटिकली किसी चीज़ के लिए कोर्स को तभी डिज़ाइन किया जाएगा जब आप सपोर्ट करोगे, जब आप बोलोगे कि इस चीज़ पे पूरा बनाइए। अब 2 लोग बोलेंगे, 2 लोग नहीं बोलेंगे, तो ये बात गड़बड़ है ना। अब मैं सीरीज़ वाइज डालूंगा, अब तो नए सिरे से तो मैं सब डालने ही वाला हूँ, अब तो जो होना था सो हो गया। बट आपको यही एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो भी काम किया करिए सीरीज़ वाइज। चैप्टर हमेशा देखिए 90% लोगों का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जंप मारते रहते हैं, थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा वो पढ़ लिया, इससे कभी सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगी। ये जो बेसिक जो रूट है ना सिलेक्शन का, वो है सिस्टमेटिक पढ़ना, एक ही चीज़ पढ़ना, डाइवर्ट नहीं होना। ये चीज़ मैं आपको फिजियोलॉजी में भी समझा रहा था। जब आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो आप बहुत इन डेप्थ चीज़ों को इतना डीप लेके चले जाते हो जिसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी इस वक्त। तो अगर आप उतने डीप में जाओगे तो बाद में आपको ही परेशानी होगी। तो इससे बेहतरीन, लाख गुना बेहतरीन है कि वही चीज़ें पढ़ो जितने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। नर्स्ट इक्वेशन अगर शायद आप लोगों को याद हो तो नर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से हुआ करता था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बस इक्वेशन याद कर लेना इज़ नॉट अ बिग डील। आई थिंक आप लोगों को इसको यूज़ भी करने आना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को शायद पता हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी इसका इस्तेमाल होता है, कितने रेट से चीज़ें अंदर जा रही होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग शायद न्यूमेरिकल, मैं NIT पे सवाल लेकर के आऊँगा तो उसमें मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन का डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी, एक्शन पोटेंशियल में भी, अगर आप लोग पढ़े हैं इन डेप्थ चीज़ों को तब, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक डिस्कशन हो गया। इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ कन्फाइंड होकर इतना ही पढ़ लीजिए लास्ट मोमेंट पे, मोर देन एनफ है भाई। अब क्या पढ़ोगे इसके अलावा बहुत डीप में मत जाइएगा कि पता चला हम रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म ही पढ़ने लग गए। अभी बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अभी आ रहे हैं ऑर्गेनिक पे भी आ रहे हैं। ऑर्गेनिक में कीटोन्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखिए बायोटेक्नोलॉजी में आप लेबोरेटरी में जा करके काम कर रहे होंगे। लेबोरेटरी जो सेकंड ईयर होगी, सेकंड ईयर MSc के दौरान आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। तो उस प्रोजेक्ट में अब आपको सेलेक्ट करना होता है ड्राई लैब लेना है, वेट लैब लेना है, वो कंडीशन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो अगर आपको मोलर सोल्यूशन नहीं बनाने आ रहा है, मोलर सोल्यूशन बनाने नहीं आ रहा है, नॉर्मलिटी नहीं आ रही, फॉर्मेलिटी नहीं आ रही है, तो आप लैब में काम नहीं कर पाओगे। उसके अलावा आपको अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने लेबोरेटरी में जो भी काम वगैरह देखा है, काम वगैरह किया हूँ, उसके हिसाब से आपको कीटोन्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि कीटोन्स से अच्छा खासा सवाल बना सकते हैं लोग। वैसे भी आप लोग पढ़े होंगे कुछ शुगर कीटोनिक फॉर्म की होती हैं, कुछ जो एल्डिहाइडिक फॉर्म की होती हैं, ठीक है। तो उसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन्स के बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। कार्बोक्सिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है, शायद आप लोगों को पता होगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड जो होती है या फिर और भी इंपॉर्टेंट एसिड्स जिनका डायरेक्टली यूज़ पड़ने वाला है, ठीक है, जब आप लैब में जाओगे तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अल्कोहल और फिनॉल, मेरा कहना मानिए तो आप लोग सिर्फ एक बेसिक सा कन्वर्जन देख लीजिए पूरा, ठीक है। जो भी कन्वर्जन है बेंजीन रिंग से उठाइए और जितने भी बड़े बड़े कन्वर्जन हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप देखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस चीज़ को। आपको फिनॉल से, ठीक है, फिनॉल से और थैलिक एनहाइड्राइड से एक बहुत ही अच्छा एक इंडिकेटर बनता है, ठीक है, एसिड और बेस का, ठीक है। मैं नाम क्या ले रहा हूँ, फिनॉल, ठीक है। फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड से एक बहुत अच्छा सा कंपाउंड बनता है, ठीक है। उस प्रोडक्ट का नाम बताइएगा क्या होता है, ठीक है। और बहुत अच्छा एसिड बेस इंडिकेटर है वो। उसके बाद है दोस्तों डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट तो इतना अच्छा है
कि मतलब मैं क्या बताऊँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बना लेते हो तो कॉन्फिडेंस आ जाती है कि भाई हम सब और भी सब बना सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं दिया हूँ कि ये फेवरेट है या आसान है, प्रोडक्ट बना लेते हो, इससे क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्टली। ये लोग क्या करते हैं ना कि बस ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए N2+Cl- और फिर उसके बाद जो है आप रिएक्शन कराइए, इससे आप फिनॉल भी बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो, ट्राइनाइट्रोटोलुइन भी बना सकते हो। थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अमीन्स आप कुछ मत करिए, पहले एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी की बेसिक देख डालिए, ठीक है। इस चीज़ से मत डरिए कि भाई साहब केमिस्ट्री 10+2+3 लिखी हुई है एकदम, अरे नहीं, उतने की ज़रूरत, वो उतना ही पढ़िए जितने की ज़रूरत है, ठीक है। सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अमीन्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की। देखो भाई सब छूट जाए चलेगा, बट ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मत छोड़िएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको टेक्निक वाले पोर्शन में भी पढ़ना है, जो कि आपका बायोलॉजी का पोर्शन है, और इसमें तो पढ़ना ही है। तो इसमें भी आपने सिग्निफिकेंटली उस चीज़ को टारगेट कर दिया जो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने टारगेट कर दिया, जो आप बायोलॉजी में पढ़ना चाहते थे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी अब क्या मेरे भाई सब पढ़ना है क्या? नहीं, यूवी विस और एनएमआर, ठीक है। एनएमआर और यूवी विस, ठीक है, ये दो ठो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते ही हैं। और ख़ास करके जब वो लोग थोड़ा सा स्पाइक वगैरह भी, स्पाइक से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है, कंपाउंड दे करके। तो कोशिश करिएगा अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है एनएमआर से, यूवी विस से, तो इसको मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ केमिस्ट्री की टॉपिक मैंने इंक्लूड नहीं किए जो कि आपकी मेथड्स इन बायोलॉजी में डायरेक्टली इंक्लूड हो जाती है। तो मेथड्स वाले में जो इंक्लूड होगी उसमें आपका बियर लैम्बर्ट लॉ भी एक होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक वहाँ पर मैंने सोचा है, मैंने वो वाले वीडियो भी रेडी कर ली है, वो भी अपलोड करूँगा। बियर लैम्बर्ट लॉ को मैंने उसमें ही इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया। तो केमिस्ट्री मैंने बहुत ऑन द डे 1, जब आपने शायद वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसमें आपने देखा होगा ऑन द डे 1 में इस बात को बोल रहा था कि केमिस्ट्री ही आपकी डायरेक्टली हेल्प करेगी बायोलॉजी में, ठीक है। बाकी फिजिक्स और मैथ तो साथ छोड़ देती, कितना भी दिमाग लगाओ ना वो फार्मूला रिकॉल होगा ना वो, क्योंकि भाई 3 साल बीत चुके हैं, फिजिक्स से नाता छूट चुका है। तो कोशिश करिएगा उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन को टारगेट करने की। अभी मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो रिगार्डिंग योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन आपका केमिस्ट्री। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।